नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज के घटना चक्र में हम चर्चा करेंगे तालिबान की, जो अफगानिस्तान में सरकार बनाने की तरफ लगातार एक एक कदम रोज आगे बढ़ रहा है। तालिबान ने घोषणा की है कि राकेश अभी मैं एक अंतरिम न्यूज चैनल सरकार पे का जल्द ही वो हाँ अंतरिम हाँ सर। सरकार का गठन अफगानिस्तान में कर लेगा। लेकिन इस बीच जो पाकिस्तान को लेकर के तालिबान अफगानिस्तान में खूब ज्यादा विरोध हो रहा है, क्योंकि ऐसा कल बताया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो पंजशीर में लड़ रही है तालिबानियों के खिलाफ। इसके अलावा अफगानिस्तान जो काबुल है, अफगानिस्तान की राजधानी, आज वहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने राष्ट्रपति भवन के सामने पाकिस्तान को लेकर के प्रदर्शन किया है, जिसमें तालिबान ने गोलीबारी भी की है। किसी के अभी हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ऐसी घटना हुई है। आज इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि तालिबान आखिर अफगानिस्तान में कितने दिनों के भीतर जो सरकार बनाने की बात कर रहा है वो कब तक कर लेगा, और अगर सरकार तालिबान की बनती, हालांकि बननी तो नहीं है, तो भारत से उसके कैसे रिश्ते होंगे। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेजर जनरल अश्वनी श्रीवास्तव साहब हैं, जो जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ हैं जेके त्रिपाठी जी, पूर्व राजनयिक हैं। हमारे साथ हैं रंजीत कुमार जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और नवभारत टाइम्स में डिप्लोमेटिक एडिटर रह चुके हैं। आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत है। मैं सबसे पहले जनरल शिवाज आपसे ये समझना चाहूंगा कि अभी अफगानिस्तान में क्या हालात है। तालिबान जिस तरीके से कह रहा है कि हम सरकार जल्द बना लेंगे और वो अंतरिम सरकार होगी, तो ये दो सवाल यहाँ उठता है कि तालिबान अंतरिम सरकार क्यों बनाना चाहता है और सरकार का गठन कब तक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल देवकीनंदन साहब, पहले तो ये है कि सरकार बनाना मतलब कि अभी पंजशीर ऐसा लगता है कि तालिबान ने कंट्रोल में कर लिया है। तो इसके बाद जाहिर है कि इसके बाद वो फिर एक अपनी जो सरकार है उसकी अनाउंसमेंट करेंगे। जैसे पता है पंजशीर के अंदर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। उसके अंदर जो उनके मेजर जनरल आदिल रहमानी जो एसएसजी के जीओसी थे उनको भेजना पड़ा, क्योंकि पंजशीर गिर नहीं रहा था। नदर अलायंस बहुत अच्छा लड़ रही थी और तालिबान के अकेले की बस का नहीं था। और ऐसे में आदिल रहमानी के साथ जो एसएसजी जिसको कमांडो फोर्स बोलते हैं वो भेजी गई, और आर्टिलरी और टैंक्स और उसके बाद एयर डिफेंस, ड्रोन्स और पाकिस्तान की एयरफोर्स का भी इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद वो किसी हद तक उसको कब्जा कर पाए। इसके बाद इससे क्या हुआ है कि थोड़ा सा मन मुटाव हुआ है ईरान के साथ भी। ईरान को भी अच्छा नहीं लगा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो कराची से उड़ के कंधार से होते हुए और पंजशेर के अंदर आके बम्बार्ड की है, तो उसको उन्होंने भी इसके बारे में एक प्रकार से चिंता जाहिर की है। दूसरी बात, लोगों को भी अच्छा नहीं लगा कि पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पंजशेर में। तो ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई हैं। और अभी हुआ क्या है, जैसे आपको पता है लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हमीद जो कि डीजी आईएसआई हैं, आईएसआई के डीजी हैं, वो गए हुए हैं पाकिस्तान के काबुल के अंदर। देखो अब आप दो बातें इसके सामने आती हैं। पॉलिटिकल हेड कोई नहीं गया, बल्कि आर्मी का जो आईएसआई जो खुफिया ग्रुप का एक प्रकार से डीजी वो गया। इसका मतलब दर्शाता है पाकिस्तान में पावर किसके पास है। और दूसरा, वो उनके आने का बेसिक मकसद था काबुल में कि इन्फ्लुएंस करना कि किसी तरीके से हकानी नेटवर्क जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आईएसआई के बहुत नज़दीक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिले नई सरकार में। तो जो नई सरकार बने वो ऐसी बने जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो। तो इसको मद्देनजर रखते हुए वो आए हैं, और उन्होंने किसी हद तक हकानी नेटवर्क का के अंदर जो एक प्रकार इंश्योर किया है कि आने वाली गवर्नमेंट में हकानी ग्रुप काफ़ी हद तक बने। जैसे समझ में आया है अभी हसन अखुंद वो एक अमर्ज करके आए हैं कि वो सबसे जो बड़े लीडर होंगे, पॉलिटिकल लीडर, उसके नीचे दो डिप्टी होंगे, जिसमें से एक डिप्टी मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर होगा, जिसका पहले नाम सुन रहे थे कि वो पॉलिटिकल लीडर होंगे। अभी ये हुआ क्या है कि दो ग्रुप हैं। एक तो है कंधारी तालिबान
जो, और एक है हक्कानी नेटवर्क, क्योंकि आईएसआई के नजदीक है हक्कानी नेटवर्क, तो आईएसआई और पाकिस्तान चाहता वो आए। दूसरी बात, उनको मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर पे विश्वास नहीं था पाकिस्तान की आईएसआई को, क्योंकि ब्रदर को जब छोड़ा गया था वो पाकिस्तान ने की जेल में था 10 से 18 साल, और उसका कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है पाकिस्तान के बारे में, और उसको पाकिस्तान ने छोड़ा था अमेरिका के कहने पे 2018 में। तो इसलिए जो ये अभी अखुंद है, हसन अखुंद, ये एक लीडर इमर्ज किया है कि जो कंसेंसस है और काफी क्लोज है आईएसआई के। ये जो है हार्ड कोर है, ये भी बहुत देखना, पहले डिफेंस और एक्सटर्नल मिनिस्टर भी रह चुका है, ये हार्ड कोर है। और वो जो बुद्धा की स्टैचुओं को तोड़ा गया था अफगानिस्तान में, कहीं ना कहीं उसमें भी उसका नाम है। तो ऐसे में मुझे समझ आया 11 सितंबर तक जो है ये गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। जो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, जो इंटरिम गवर्नमेंट, क्योंकि ये प्रेशर है सभी वर्ल्ड के लीडर्स का कि ये जो गवर्नमेंट है ये इंटरिम होनी चाहिए और मिली जुली गवर्नमेंट होनी चाहिए, और सभी जो स्टेक होल्डर हैं वो होने चाहिए। अगर ऐसा तालिबान नहीं करता है तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी। अगर उसको मान्यता नहीं मिली तो उसको ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह, ये लोन नहीं देंगे। और गवर्नमेंट नहीं चल सकती, क्योंकि गवर्नमेंट को चलाने के लिए 6 से 8 बिलियन डॉलर चाहिए। इतना पैसा इनके पास है नहीं, ना इंडस्ट्री बेस है, ना इनके पास एग्रीकल्चर आउटपुट है, एक्सपोर्ट जीरो है। तो ऐसे में इनको लोन के बगैर काम नहीं चलेगा। जो 9.2 बिलियन डॉलर का इनके पास फॉरेन रिजर्व था वो भी अमेरिका ने फ्रीज कर दिया है। तो इनके पास कोई चारा नहीं है कि ये ऐसी गवर्नमेंट बनाए जो ज्यादा से ज्यादा देश उसको मान्यता दें, जिससे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक लोन दें। और चाइना जैसी देश की तरफ वो देख रहे हैं कि कुछ पैसा मिलेगा तो गवर्नमेंट चलेगी। तो एक ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है लोगों के बीच में। लोगों ने जो है उनके अंदर एक बहुत ज्यादा आक्रोश है। उसकी 2 वजह हैं। एक तो मीन पॉपुलेशन जो है अफगानिस्तान की 19 साल है। इसका मतलब 50% से पॉपुलेशन वो है जिसने खुली आसमान में सांस लिया है। वो नहीं चाहते कि ये रिस्ट्रिक्शन जितनी तालिबान डालने की कोशिश कर रहा है वो उससे निकलना चाहते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं। जिस प्रकार से लेफ्टिनेंट जनरल फयाज आए हुए हैं वहाँ पर, और एक प्रकार जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि इस प्रकार की गवर्नमेंट बननी चाहिए जो आईएसआई के और पाकिस्तान के क्लोज है, ये भी जो है तालिबान के पास इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो भी लोगों को पसंद नहीं आया। और आज आपने देखा होगा काबुल में, हेरात में और मजार शरीफ में बहुत लोग सड़कों में आए और प्रदर्शन हुआ है। जेके त्रिपाठी साहब, अगर पाकिस्तान का इतना ज्यादा हस्तक्षेप तालिबान की जो नई सरकार बनने जा रही है अफगानिस्तान में उसमें रहता है तो भारत की क्या स्थिति होगी? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 7 सालों से, जब से नई गवर्नमेंट आई है भारत में, कोई कम्युनिकेशन नहीं है किसी भी तरह का। तो क्या भारत की क्या स्थिति होगी? नहीं, देखिए मिश्रा जी, पहली बात तो मैं क्लेरिफाई कर दूं कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। दोनों देशों के दूतावास अभी भी काम कर रहे हैं। हालांकि उनको डाउनग्रेड कर दिया गया, दोनों जगह से एम्बेसडर्स हटा लिए गए हैं। जो नंबर 2 थे वो शारदे अफेयर या प्रभारी राजदूत बन के काम कर रहे हैं और बुलाया भी जाता है। अभी भी आपने देखा होगा विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के बुलाया था हमारे प्रभारी को कि अपनी आपत्ति दर्ज कराने की सैयद गिलानी के उसमें क्यों इतना वो किया गया, हाँ, कैसे स्टेटमेंट दिया गया। तो ये चीज़ है, लेकिन संबंध हमारे और पाकिस्तान के काफ़ी ख़राब है, डिप्लोमेटिकली भी काफ़ी माइनर लेवल पे। अब आपका ये जो सवाल है कि इसका असर क्या पड़ेगा, तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जब भी ये सवाल करते हैं कि कश्मीर, भारत पर या स्पेशली कश्मीर पे क्या असर पड़ेगा अफगानिस्तान में हो रही घटनाओं का, नई गवर्नमेंट का, तो ये हम एक तरह से प्री सपोज कर लेते हैं कि वहाँ पर एक स्थायी सरकार है जिसका देश में कब्जा है और जो देश को चला रही है।
क्योंकि ये तीनों चीजें होती हैं तभी कोई सरकार सोचती है कि हाँ हम बगल में भी उपद्रव कराएं। पाकिस्तान में कुछ भी हो, कैसा भी देश हो, स्थायी सरकार है और उनके पास जो भी कम बेशी पैसा है वो भी और चला रहे हैं उसको। तो अब अफगानिस्तान में ऐसी बात नहीं है, अफगानिस्तान में भी सरकार ही नहीं बनी है। सरकार बनेगी, कब बनेगी? लोग कह रहे हैं कि 11 तारीख से पहले शायद सरकार बन जाएगी, ताकि 9/11 के एनिवर्सरी पे सरकार हो उनके पास। फिर इस सरकार में कितनी खींचातान होगी, कितने ये कोalition की सरकार होगी तो कितना टिक पाएगी और किन किन मुद्दों पे ये इसको समझौते करने पड़ेंगे। प्लस अभी पैसा भी आना नहीं शुरू हुआ है अफगानिस्तान में। जैसा कि शिवाजी साहब बता रहे थे कि अफगानिस्तान में अभी स्थिति ये है, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि 15 अगस्त के दिन अफगानिस्तान में 3 दिन का पेट्रोल और डीजल लेने का फॉरेन एक्सचेंज बचा था। अब पेट्रोल डीजल के बिना किसी देश का काम नहीं चलता आजकल। अफगानिस्तान के पास है नहीं, पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, चीन इंपोर्ट करता है, सऊदी अरब, कतार और यूएई अभी चुप बैठे हुए हैं। तो ऐसी हालत में तो पैसा चाहिए होगा उनको सरकार चलाने के लिए। तो जब ये सब बातें आएंगी तब हम ये सोच सकते हैं कि तब शायद तालिबान की सरकार जो है या जिसमें हक्कानी भी, तब शायद वो आगे इस बारे में सोचे। लेकिन तब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका होगा। और वैसे भी देखिए, ये वो कश्मीर नहीं है जो 2001 में हुआ करता था। अब का कश्मीर दूसरा कश्मीर है, ज़्यादा सुरक्षित कश्मीर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको अपनी सुरक्षा में लापरवाही करनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल तो देखिए, अभी जो नई सरकार के नाम आए हैं उसमें जो आ रहा है विदेश मंत्री का नाम अमीर खान मुत्ताकी कतर में वो क्या कर कतर में नेगोशिएटिंग पार्टी के मेंबर थे, प्रभावशाली मेंबर थे। यही नहीं, उन्होंने पिछली गवर्नमेंट में भी कई पदों पे काम किया है, तो थोड़े से वो लीनियंट माने जाते हैं। अगर वो होता दूसरा शेर अब्बास सनगजई तो वो शायद ज़्यादा लीनियंट होता, क्योंकि वो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुका है। तो वो देखना होगा कि अब इस खींचातान में, धींगा मुश्किल में कहाँ तक सरकार स्थायी रहती है। क्योंकि अभी देखिए, अभी सरकार बनी नहीं कि देखिए विरोध शुरू हो गए हैं। और जैसा कि जनरल शिवाजी सही कर रहे थे कि आधे के करीब जनसंख्या जवान है, जिन्होंने खुले हवा में सांस ली है, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ना सीखा है, जिन्होंने डेवलपमेंट जो 20 साल में हुआ उसको देखा, वो अब उसमें महिलाएं भी अब आगे आकर देखिए विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। और सबसे बुरी बात तो ये हुई कि कोई कुछ भी किसी देश में किसी दूसरे देश के किसी आदमी या किसी सेना का जाना हस्तक्षेप होता है अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से। और इसके साथ ही अगर आपको कोई सरकार बुलाए भी तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल लीडर जाए जिसके दोनों पक्षों से संबंध हो। यहाँ न पॉलिटिकल लीडर गया, न मिलिट्री लीडर गया, वो भी बाद में आएगा। यहाँ खुफिया एजेंसी का लीडर गया, और वो भी पाकिस्तान ने ये कहा, दावा किया कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद को तालिबान ने बुलाया है बातचीत करने के लिए, सरकार बनाने के लिए। जबकि तालिबान की ओर से कल या परसों एक स्टेटमेंट आ गया कि नहीं, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे उनके फैज़ हामिद यहाँ आए। तो इससे तो और बवाल खड़ा हो जाएगा। जनता भी और विदेशों में भी, जैसे ईरान ने किया, फ्रांस ने किया, चीन ने भी एक छुपे शब्दों में कहा है, रूस ने कहा है। तो कई देशों ने पाकिस्तान के इस तरह से तालिबान के भीतर जो घुसपैठ हो रही है उस पर ऐतराज जताया है। रंजीत कुमार जी, चूंकि आप इन मुद्दों पर कई लेख लिखते रखते हैं और आप हमेशा उस पर नजर रखते हैं, अभी अफगानिस्तान की क्या स्थिति है? क्योंकि अफगानिस्तान के लोग तालिबान को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तालिबान की जो हरकतें हैं, धीरे धीरे 20-25 दिन हो गया, और तालिबान पहली बात तो अंतरिम सरकार नहीं बना पाया, जिस तरीके से उसका महिलाओं के प्रति रुख है। तो अफगानिस्तान के लोग क्या कितना अपने को सहज महसूस कर पा रहे हैं इस 20-25 दिनों के दौरान? देखिए, जनरल शिवाच ने और एम्बेसडर त्रिपाठी ने
बहुत ही विस्तार से अफगानिस्तान के ताज़ा हालात का विवरण दिया है अभी। देखिए, आपने कहा कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार बनेगी उसके खिलाफ आम जनता में काफ़ी विरोध पैदा हो गया है। देखिए, मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि आतंक के सहारे किसी देश पर कुछ दिनों के लिए कब्जा तो किया जा सकता है, लेकिन देश चलाना बहुत आसान नहीं होगा। आतंक के सहारे देश नहीं चलाया जा सकता। देश चलाने के लिए जनता का सहयोग लेना पड़ेगा और जनता को संतुष्ट करना पड़ेगा, खुश रखना पड़ेगा, तभी देश आसानी से चलाया जा सकता है। देखिए, 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल के भीतर प्रवेश किया था। तालिबान के लड़ाकुओं ने काबुल पर कब्जा किया था। थैंक यू, आई गॉट जी 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 रंजीत जी। अब 15 अगस्त के बाद अब 20 दिन से अधिक हो चुके हैं। तालिबान की सरकार का क्या स्वरूप होगा अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि तालिबान के अंदर गहरे अंदरूनी फूट हम देख रहे हैं। मतभेद उजागर हो चुके हैं, फूट सामने उभर कर आ चुकी है और इन फूट के बीच पाकिस्तान जिस तरह से हस्तक्षेप कर रहा है उसे लेकर के भी तालिबान के अंदर आक्रोश है। तालिबान के आम कार्यकर्ताओं के बीच आक्रोश है। तो अफगानिस्तान के लोग इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में यदि कोई जोड़ तोड़ करके कोई सरकार बनती भी है तो वो कितना स्थिर हो पाएगी, कितना आपस में सहयोग से सरकार चला पाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिए वो क्या अपना स्वरूप पेश करेंगे, ये साफ नहीं है। देखिए, आतंक के सहारे जैसा मैंने कहा देश पर कब्जा तो किया जा सकता है, लेकिन देश नहीं चलाया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, तालिबान को यह संतुष्ट करना पड़ेगा कि वो शांति और स्थिरता प्रदान करते हुए अफगानिस्तान के शासन चलाना चाहते हैं, अफगानिस्तान के विकास में अपना योगदान करना चाहते हैं, अफगानिस्तान की आम जनता के लिए हित में कुछ करना चाहते हैं। जब तक यह भरोसा नहीं पैदा होगा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान के साथ खड़ा नहीं दिखेगा। ऐसे में तालिबान कितनी स्थिरता दे पाएगा और तालिबान के अफगानिस्तान के भीतर जो राजनीतिक हालात हैं कितनी स्थिर रह पाएंगे, कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में जो अफगानिस्तान के जो नेतृत्व उभर रहे हैं, जो जिस तरह से पाकिस्तान अपने पिट्ठू तालिबानी नेताओं को अफगानिस्तान सरकार पर थोपने की कोशिश कर रहा है, वो कामयाब होगी। वो उलटवार करेगा। उस तरह के हालात जो है पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के हित में है कि अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिरता से एक सरकार पैदा करने के लिए कोशिश करे, लेकिन हस्तक्षेप करते हुए यदि वो दिखेगा तो तालिबान भी इसे स्वीकार नहीं कर रहा, अफगानिस्तान की जनता भी इसे स्वीकार नहीं कर रही। तो इसलिए आने वाले दिन बहुत अनिश्चय भरे लगते हैं। नहीं, मेजर जनरल सिवाज, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि अनिश्चितता अफगानिस्तान में है पाकिस्तान के हस्तक्षेप को लेकर के। भारत की भूमिका क्या है? भाई, कल भी एक खबर आई थी कि भारत जो है वहां के लोगों से बातचीत कर रहा है, जो तालिबानी नेता हैं उनके साथ बातचीत कर रहा है, क्योंकि भारत का बहुत लंबा वहां निवेश है और हालांकि वो निवेश सब चैरिटेबल है, कोई ऐसा नहीं है। तो अब भारत क्या तालिबान से रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर रहा है डायरेक्टली? देखो, इसमें कोई शक नहीं देवकीनंदन साहब। देखो, भारत अगर मान लो कोई रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश करता है तालिबान के साथ, तो ये तो सबसे अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने दो चीजें चाहिए थी कि एक तो तालिबान आए अफगानिस्तान में, और दूसरा भारत का कोई रोल ना हो। और तालिबान आने से पाकिस्तान को एक प्रकार जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के बारे में वो बहुत बार बात करता था वो मिल जाएगा और भारत वहां से निकल जाएगा। तो ऐसे में तो हम वी आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये नहीं है, हमें अब सोच समझ के चलना है। ये जो वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी बता रहे हैं हम, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत देखता ही चला जाएगा। भारत अपने बैक चैनल डिप्लोमेसी से किसी न किसी हद तक अपने ऑप्शन खोले हुए हैं। जिस प्रकार से दोहा में मोहम्मद अब्बास तनकेजाई से भी बातचीत हुई थी, हमारे कतार के अंदर जो एम्बेसडर हैं दीपक मित्तल की, तो मुझे लगता है बातचीत चल रही है। मगर ये कहना कि क्या भारत मान्यता दे देगा, वो भी डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनती है, कैसे हालात अफगानिस्तान में पैदा होते हैं और कैसे दूसरे देशों का रवैया होगा, जैसे यूरोपियन और अमेरिका का। उसको देख के हम अगला स्टेप लेंगे। मगर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि भारत का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान की तरफ। अगर हमने
वहां पर अपना इंटरेस्ट छोड़ दिया तो बहुत बड़ी भूल होगी भारत की। जो आप बता रहे थे जो $3 बिलियन का है वो तो ज्यादातर चैरिटेबल है, वो उसके अलावा अभी जो 3 बिलियन पूरा चैरिटेबल नहीं है। हमारे प्रोजेक्ट्स वहाँ ऑन गोइंग है 37, उसमें से 414 हमारे टेक्नीशियन, इंजीनियर और मैनेजर अभी भी वहीं पर हैं, वो आ नहीं पाए हैं। दूसरा जो चाबार है जहां पर हमने $1.8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, उसका मेन एम था कि हम किस प्रकार से पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान जाएंगे और उसके बाद सेंट्रल एशियन स्टेट में जाएं और फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से इकोनॉमिक कॉरिडोर में जोड़ दें और फिर हम यूरो एशिया रूस जा सकें। इसका मतलब भारत एक ट्रेड का कर सके चाबार से लेके आपके पूरे सेंट्रल एशियन स्टेट और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को। अगर हम वहां पर तालिबान के साथ आने वाली गवर्नमेंट के साथ कोई मिलाप नहीं है तो वैसे भी चाइना प्रेशर डाल रहा है ईरान पे कि वो कह रहा है कि चाबार पोर्ट को हम डेवलप करेंगे। वो चाहते हैं ग्वादार से चाबार को भी जोड़ा जाए चीन। तो चीन वैसे भी जैसे आ रहा है, चीन पाकिस्तान तो है ही जो कि एक प्रकार से अफगानिस्तान से नजदीक में है, मगर सबसे ज्यादा बड़ा चिंता का विषय है जिस हिसाब से चीन आ रहा है अफगानिस्तान में। चीन जो है वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को वहां अफगानिस्तान भी ले जाएगा, अफगानिस्तान से ईरान और फिर सेंट्रल एशियन स्टेट में। और ऐसे में वो चाहता है कि अफगानिस्तान से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अफगानिस्तान में, उसके साथ वो चाहता है कि कहीं ना कहीं ग्वादार से चाबार पोर्ट को भी जोड़ा जाए। तो ऐसे में अगर हम ढील दिखाएंगे और हम ये जो रिलेशनशिप नहीं होते हैं हमारे आने वाली गवर्नमेंट से, तो फिर हमारे लिए बहुत नुकसान होगा। तो हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ये जो लोग कहते हैं कि हमें जो भी है कि मान्यता की तरफ चलना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि लोगों के साथ क्या हो रहा है तालिबान, वो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? 1996 से लेकर 2001 तक आपका कोई वहां पर मिलाप नहीं था। आपका कंधार के अंदर एक प्रकार हाईजैक हुआ तो आपने आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। तो आज की जियोपॉलिटिकल सॉल्यूशन बोलता है आप सिचुएशन को देखें, समझें, मगर ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि इसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना। भारत को तालिबान गवर्नमेंट अफगानिस्तान में जो आएगी, अब तो कोई शक नहीं, उसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन रखना जरूरी है। ये मैं नहीं कहता उसको मान्यता दो, मान्यता देना बहुत आगे की बात है, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है और पाकिस्तान चाहेगा कि भारत वहां पर बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो। और भारत पाकिस्तान को बहुत फायदा है अगर भारत वहां नहीं जाता है, क्योंकि उसने एक तो जो है उसका स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई, एक अब क्या करेगा क्योंकि वहां पर अपना जो ट्रुप्स से वो डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, अब वो अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे लगाएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये लश्कर तोबर जैसे मोहम्मद के आतंकवादी वहां गए थे जो तालिबान की मदद कर रहे थे अफगान फोर्सेस से लड़ने के लिए, वो भारत में अभी आ सकते हैं और उनके पास आधुनिक हथियार है M4 M16। जिस प्रकार से 1989-90 के अंदर जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकला था, मुजाहिदीन आए थे स्टिंगर राइफल वेपन मिसाइल लेके, ऐसा ये होगा। अगर हमारे कुछ रिलेशनशिप है तालिबान के गवर्नमेंट के साथ, शायद वो इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे। अगर हमारे कोई भी रिलेशन नहीं है तो ये भी आतंकवादी भी हमारे पास आएंगे, पाकिस्तान भी हावी हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी मिल जाएगी। तो मुझे लगता है वो तो भारत के लिए कोई खास अच्छी सिचुएशन नहीं होगी। देवकीनंदन साहब। जेके त्रिपाठी साहब, हमारा जैसा जनरल सिवाज साहब कह रहे हैं कि भारत को उसमें तालिबान से रिश्ते रखने चाहिए, मान्यता देने की बात तो बहुत दूर की है, उसके बारे में विचार हो चाहे ना हो। लेकिन क्या भारत इस पूरी इसमें कहीं कोई स्ट्रेटेजिक चूक तो नहीं कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान और चाइना लगातार तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत की जो दूरी है वो हमारे लिए नुकसानदायक तो नहीं हो सकती है? एज ए डिप्लोमेट आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि भारत कोई ऐसी डिप्लोमेटिक चूक नहीं कर रहा है, क्योंकि जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए विदेश मंत्री ने कहा है या जो आया कि हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी कर रहे हैं, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए होता है। सरकारें क्या करती हैं विदेश नीति में, काफ़ी कुछ गोपनीय चीज़ होता है विदेश नीति में और मिलिट्री
प्रोग्राम्स में, वो खुलेआम नहीं बताया जाता। जैसे हमने ये नहीं बताया, जैसे लोग पूछ रहे थे ना उसका, पाकिस्तान में जब हमने स्ट्राइक किया था कि सर्जिकल स्ट्राइक, साहब उसका प्रूफ बताइए। ऐसा नहीं होता। कई चीज़ें होती हैं जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं होती हैं, वो नहीं की जाती हैं, डिस्क्लोज नहीं की जाती। लेकिन आप देखें कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि भारत किसी न किसी तरह से पिछले 2 साल से तालिबान के हल्के फुल्के संपर्क में बिहाइंड द कर्टन है, बिहाइंड द सीन है। हाँ, खुलेआम अब कतर में दीपक मित्तल के साथ जब सनकजई की बात हुई, उसके बाद से ये हो गया कि हाँ भाई हम बात करेंगे। अब ये शिवाज साहब ठीक कह रहे हैं कि बात क्यों न करें। देखिए सीधी चीज ये है कि अगर अब पाकिस्तानी NSA ने कहा है, क्या नाम उनका, यूनुस कुछ नाम है, उन्होंने कहा है, हाँ उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान को शर्म आनी चाहिए कि वो तालिबान से बात कर रहे हैं। अरे भाई, जब आपको शर्म नहीं आई तालिबान को पैदा करते हुए, और जो शेख राशिद ने कहा कि हमने पाला पोसा बढ़ाया है, तो हमको बात करने में क्या शर्म आएगी? आप भी तो बात कर ही रहे हैं। और तालिबान से देखिए हर देश करीब बात कर रहा है। ईरान ने भी तालिबान के लिए मेजबानी की, टर्की ने की, रशिया ने की, पाकिस्तान कर ही रहा है, आप अमेरिका की बात हो ही रही। तो एक चीज़ तो ये है, लेकिन आप स्पष्ट इसमें देखें, एक संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि मान्यता की बात तो तब होती जब सरकार स्थायी होगी, लेकिन एक चीज़ ये है कि आपके आगे ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है अफगानिस्तान में, आपका इंटरेस्ट क्या है, स्टेक पे क्या है, दांव पे क्या लगा है, और उसको पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए दांव पे एक तो चीज़ लगी है कि जितने हिंदुस्तानी बचे हुए हैं वो आ जाए। दूसरी चीज़ जो दांव पे लगी है कि निवेश, तो जैसा कि शिवाज साहब ने कहा, हमारा कोई वहाँ निवेश नहीं है, सारी चीज़ें हमने चैरिटेबल उनको ग्रांट के रूप में दी। लेकिन जो निवेश है वो पैसे के या आर्थिक मामलों में नहीं, वो हमारी साख का है। इन सब चीज़ों से हमारी साख बढ़ी है, हमारा सम्मान बढ़ा है, हमारी दोस्ती बढ़ी है, हमारा प्रभाव बढ़ा है, और वही पाकिस्तान नहीं चाहता। इसीलिए पाकिस्तान, जब हम तालिबान से बात करते हैं तो पाकिस्तान को परेशानी होती कि तालिबान से बात कर लेंगे तो परेशान हो जाएंगे, और वो नहीं चाहता कि तालिबान के और उसके बीच में कोई ऐसा आए। वो चाहता जितनी डीलिंग हो तालिबान की पाकिस्तान के साथ हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान चीन से भी थोड़ा सा खफा था, इसलिए कि तालिबान ने चीन से डायरेक्ट बात करनी शुरू कर दी थी, उनके डेलीगेशन गए थे, तो पाकिस्तान को बीच में जो बिचौलिए होने का सुख होता है या प्रभाव, वो नहीं मिल रहा था, तो वो वहाँ पे परेशान था। तो बहरहाल वो दो चीज़ें, तीसरी चीज़ वहाँ हमारी उपस्थिति स्ट्रेटेजिक रणनीतिक ढंग से वहाँ पर होनी चाहिए। अब देखिए इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। दो चारा, या तो हम उनको मान्यता न दें और या तो दें जब भी सरकार आएगी। अब मान्यता न दें ये कह के कि हाँ भाई आप मानवाधिकारों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र नहीं है आपके यहाँ महिलाओं के अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है, आपके यहाँ जबरदस्ती लोगों को मारा पीटा जा रहा है, गोलियों से भून दिया जा रहा है, आप बंदूक के बल पे चला रहे हो। अब अगर हम ये कह के मान्यता नहीं देंगे तो आप देखिए कितने राष्ट्र हैं जो ऐसा कर रहे हैं। आपका पड़ोसी पाकिस्तान ये सबसे बड़ा आतंकवादी, लेकिन हमने मान्यता भी दी है और हम उससे 73 साल थे, संबंध भी कमोवेश बनाए हुए हैं। चीन है, चीन में मानवाधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। अमेरिका में क्या नहीं हो रहा है, वहाँ क्यूबा के पास जो इनका प्रिजन है उसमें। रूस में क्या नहीं होता है, हर जगह होता है। बिल्कुल त्रिपाठी, थोड़ा समय का अभाव है। बिल्कुल आपने एकदम सही बात कही कि मानवाधिकारों का हनन कहाँ नहीं हो रहा है। मैं रंजीत जी आपसे ये समझना चाहूंगा कि अभी जो हालात वहां पर हैं उनमें जो भारत की स्थिति है, जैसा जनरल शिवाज साहब ने बताया और जेके त्रिपाठी साहब ने, अम्बेसडर साहब ने भी बताया कि भारत को बात भी करनी चाहिए, भारत को मान्यता भी देनी चाहिए। वो तब जब स्थायी सरकार आता है, जब अस्थायी सरकार बनती है
तो मान्यता देनी चाहिए। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि क्या तालिबान बगैर अमेरिका की मदद के, जैसा अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए, अभी शिवाज साहब ने बताया कि उसका जो जो पैसा था, रिजर्व था, वो भी अमेरिका ने फ्रीज कर दिया है, तो क्या तालिबान बगैर अमेरिका की मदद के अपनी सरकार चला पाएगा? देखिए, तालिबान को चीन की ओर से मदद की पेशकश की गई है। अमेरिका की मदद मायने रखती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। तो अमेरिका की मदद के बिना भी तालिबान अपनी सरकार चला सकता है। लेकिन जहाँ तक भारत की स्थिति का सवाल है, तालिबान अफगानिस्तान के भीतर भारत की 3 बड़ी चिंताएं हैं, 3 बड़े हित जुड़े हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अफगानिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां न संचालित हों। दूसरा बड़ा हित यह है कि भारत ने अफगानिस्तान को लेकर के मध्य एशिया से जुड़ने के लिए जो एक लंबी रणनीति बनाई थी, उसका त्याग न हो। तीसरी बड़ी चिंता भारत की है कि अफगानिस्तान की जनता के साथ जिस तरह से भारत ने संबंध विकसित कर लिए थे, वो संबंध बरकरार रहें। ये तीनों चिंताएं, ये तीनों हित तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब भारत के अफगानिस्तान की जो भी मौजूदा सरकार है उसके साथ भारत के रिश्ते बने रहें। अब देखना यह होगा कि ये रिश्ते क्या एक तरफा तौर पर भारत विकसित कर सकता है, क्या तालिबानी नेताओं को इसमें आगे बढ़कर पेशकश नहीं करनी पड़ेगी कि वो भारत के साथ भी दोस्ती चाहता है। अभी तक अफगानिस्तान के तालिबानी नेताओं ने संकेत यही दिए हैं कि भारत के साथ वो दोस्ती का रिश्ता बनाए रखना चाहता है। अफगानिस्तान के अंदर जो निवेश भारत ने किए हैं, भारत उसे चलाते रहे, अफगानिस्तान तालिबानी नेताओं ने भी संकेत दिया है। और तालिबानी नेताओं ने यह भी कहा है कि कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान का मसला है। तो भारत के लिए यदि तालिबान के जो भावी नेता हैं, यदि इन तीनों बातों पर बने रहते हैं, भारत को संकेत देते हैं कि भारत के हितों की चिंता करेगा, भारत की चिंताओं को दूर करने की कोशिश करेगा, तो भारत के लिए तालिबान की सरकार को मान्यता देना आसान हो जाएगा। एक तरफा तौर पर भारत तालिबान के साथ दोस्ती नहीं कर सकता। भारत को तालिबानी नेताओं से आश्वासन लेना पड़ेगा। अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं, जो इशारे मिल रहे हैं, उससे ये साफ हुआ है कि तालिबान के नेता भारत के साथ रिश्ते चाहते हैं। और लेकिन पाकिस्तान की ये कोशिश है कि तालिबान और भारत में सहमति न बन जाए, एक संबंध स्थापित न हो पाए। पाकिस्तान की ये कोशिश है कि तालिबान और भारत के बीच संबंध स्थापित न हो पाए। जनरल शिवाज, मैं 1 मिनट में आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो भारत की स्थिति है, भारत के भीतर भी इसको लेकर के बड़ी कसमकस है कि तालिबान से रिश्ते रखने चाहिए या नहीं रखने। मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से सवाल लोग उठाते हैं और टेलीविजन पर भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इसकी चर्चा करता रहता है, तो क्या इसका ध्यान रखते हुए सरकार तालिबान से बात करेगी या सिर्फ डिप्लोमेटिक जो विदेश नीति है उसको देखते हुए बात करेगी तालिबान से? देखो, पब्लिक ओपिनियन है, उनको खास लोगों को पता नहीं होता कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है, स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या है, और ना उनको जियोपॉलिटिक्स का पता चला। गवर्नमेंट को देखना है क्या चीज भारत देश के नेशनल इंटरेस्ट में, और जैसा बता रहे थे रंजीत साहब भी और एम्बेसडर साहब भी, हमारा इंटरेस्ट बोलता है कि कुछ भी करो, हम हमारे संबंध अफगानिस्तान के साथ जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके साथ होने ही होने हैं। उसके लिए हमारे बहुत हित जुड़े हुए हैं, मगर हमारा को रिकॉग्नाइज करना नहीं करना ये डिपेंड करता है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। मगर हम अगर उनके साथ रिलेशन रखते हैं तो ये तो तीनों चीजें ये रंजीत साहब बताने की कोशिश करी थी, तीनों होती हैं। उसमें क्या है कि हम यकीन करेंगे कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रहे, जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे थे वो चलते रहे। चाबार के अंदर हमारा जो हमने पोर्ट पे एक प्रकार से ज्यादा पैसा खर्च किया और हमने ये कॉरिडोर बनाया है, इससे हमारा ट्रेड सेंट्रल एशियन स्टेट और यूरोप और रूस में भी चले, वो बहुत जरूरी है। और तीसरा, अगर हमारे रिलेशन नहीं होंगे तो ये जो टेररिस्ट ग्रुप हैं इनके अड्डे बन जाएंगे तालिबान में, और तालिबान सुनेगा भी नहीं। अगर हमारे रिलेशन है तो जरूरी है तालिबान उस चीज को हमारी तरफ का भी ध्यान देगा। मुझे लगता है सोच समझ के चलना चाहिए। पब्लिक ओपिनियन जैसा हम बनाएंगे वैसी बन जाएगी, जैसे लीडर बनाएंगे वैसे बन जाएंगे। भारत में एक बड़ी अच्छी चीज है, जहां फॉरेन अफेयर्स की बात होती है, मुझे लगता है भारत की सारी पार्टियां मैच्योर्ड हैं और वो इकट्ठी हो जाती हैं। जो तू मैं लोअर लेवल पे होती है, हायर लेवल पे मुझे नहीं लगता ये होती है। वो समझ जाते हैं कि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। मैं ये कहूंगा एंड में, नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए चलें, ना कि पब्लिक ओपिनियन की तरफ ज्यादा ध्यान दें।
बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पब्लिक ओपिनियन भी बननी चाहिए, और तालिबान को लेकर के जो भी सरकार हमारी फैसला लेगी वो निश्चित तौर पर नेशनल इंटरेस्ट में होगा। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनरल मेजर शिवाज साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनरल जे.के. त्रिपाठी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत कुमार साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।